देखिए, ये जो आपने पूछा कि काजी फायज ईसा साहब की वो वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे वो किसी एक दुकान पे गए और कुछ चीज़ें लेना चाह रहे थे और आगे से सेल्समैन ने उनसे जो बात की। देखिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन दुनिया के जो जमहूरी माशरे हैं उनमें इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाक़यात कोई दुरुस्त हैं, लेकिन आप अगर एक आमरीत में नहीं रहते और वहाँ पे एक शख्स की कोई राय है, समटाइम वो राय तहजीब के दायरे से बाहर भी चली जाती है। हमने अमेरिका में देखा, बरतानिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा इस तरह के वाक़यात जहाँ पे जो हुक्मरान हैं या कोई ऐसा अहम ओहदेदार है जिसके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर जो है किसी ने जुमला कस दिया, कोई बात कर दी। अब ये वीडियो भी पुरानी है, अब इस वक्त वायरल हुई है। इसमें दो तीन चीज़ें, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अक्सर आप देखते हैं कि किसी लीडर के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है और खबर आती है कि जी उस कंपनी ने उसको निकाल दिया है, तो लोग उस कंपनी का बाइकआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी खबर इसी किस्म की है कि वो जो कंपनी है उन्होंने उस बंदे को निकाल दिया है, तो उसका बाइकआउट करने के बजाय लोगों ने जाके उधर से मजीद चीजें खरीदनी शुरू कर दी। तो ये अकल, शऊर और मंतक क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आप उसके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं जिसने ये हरकत की है, तो फिर तो आपको उस कंपनी का बाइकआउट करना चाहिए या उस बंदे के साथ जाके मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा वहां पे। तो ये आपको बताता है कि इस वक्त हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हर चीज एक रिएक्शनरी मोड में है। दूसरी बात यह है कि ये वाकया मेरी नजर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी नजर में असल चीज जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो काजी फायज ईसा साहब का इंसानी हकूक के हवाले से गैर मामूली स्टांस रहा है, जिसमें कंप्लीटली ऑलमोस्ट नजरअंदाज कर दिया गया कि 2 बरसों के दौरान यहाँ पे जिस तरह इंसानी हकूक की जो कुछ खिलाफ वर्जियां होती रही, फिर काजी फायज ईसा साहब खुद भी चीफ जस्टिस बन गए और जब उनके सामने ये बात भी हुई अदालत के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट, लीव द किचन। ये इंतहाई बदकिस्मत रवैया है अदलिया का। देखें, वो जो किचन में गर्मी होती है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, उसको रेगुलेट करने के लिए आइन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए अदलिया होती है। अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ देना है आपको उस हीट से कि जहां पे कोई गैर कानूनी हीट किसी को महसूस हो तो अदलिया उसके आगे बात मानती है। और फिर हमने अदालत के अंदर देखा, ये मैं, आप या कोई और नहीं कह रहा, अदालत के अंदर बैठे हुए जज साहिबान ने कहा कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जैसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जैसे आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने रेत के अंदर सर दे के नहीं बैठ सकते। ये अदालत के अंदर मौजूद जज साहिबान ने इस तरह के रिमार्क्स दिए। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस किस्म के हालात यहाँ पे रहे और काजी फायज ईसा साहब को उन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर करना, फिर 6 जज साहिबान का खत, उसको भी, उस मामले को भी उस तरीके, उन्होंने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, पर वहां पे अथर मुल्ला साहब ने कहा कि हम हम किसको ये बता रहे हैं मुदाखलत नहीं हो रही, मुदाखलत तो अभी भी हो रही है। ये सब कुछ चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है, जो इंतजामिया का किरदार है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये जो वाकया है इसको तारीख याद नहीं रखेगी, लेकिन काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले हैं और इंसानी हकूक के हवाले से उनका जो गैर मामूली स्टांस रहा है, वो तारीख याद रखेगी। मेरे ख्याल में मौलाना से जो भी मिल के आता है वो बड़ा ही मुतमिन वापस आता है। ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात है। जो हुकूमती दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जी फौजी अदालतों का मामला हो जाए या आईनी अदालत का मामला हो जाए, इन प्रिंसिपल मौलाना हमसे एग्री कर चुके हैं। पीटीआई वाले कहते हैं नहीं जी, मौलाना कह रहे हैं कि अब पीटीआई और मौलाना मिल के एक आईनी तरमीम लेके आएंगे। आई डोंट नो अभी मौलाना ने किस तरफ जाना है, पर मुझे ये लगता है कि अभी तक मौलाना का जो वोट है वो बैलेंस में है। इस वक्त ये कहना कि मौलाना हुकूमत के साथ जाएंगे या तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है कि मौलाना जो है अक्टूबर के आखिर में कोई तरमीम लाना चाहते हो, मौलाना चाहते हो कि तरमीम आ जाए लेकिन जो है 25 अक्टूबर के बाद आए और उसके ऊपर मौलाना बात करें। हो सकता है कि मौलाना जो मौजूदा तरमीम है उसमें कुछ चेंजेस करके उसके हक में वोट दे दें, इसलिए कि मौलाना ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की थी जिसमें उन्होंने खड़े होकर कहा था कि 45 की है या 47 की है, यही असेंबली है, इसी से हमने काम चलाना है। तो उसमें वाज़ेह था कि इस असेंबली से अगर कोई कानून साजी होगी तो मौलाना उसके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरी जिससे भी बात हो रही है, JUIF के कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी मौलाना ने बिल्कुल हाँ नहीं किया फौजी अदालतों के ऊपर और बहुत सारे हुकूमती मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। मौलाना, मुझे लगता है कि अभी जो है वो जिस जगह पे खड़े हैं वो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ खड़े हैं, और मौलाना कुछ दिनों के बाद कहाँ खड़े होंगे ये ना हो कि ये सारे खड़े के खड़े रह जाएं और मौलाना आगे निकल जाएं। पर अभी तक टू बी ऑनेस्ट मौलाना ने बड़ी अच्छी
सियासत की है, अवामी सपोर्ट भी वो ले रहे हैं, मीडिया की तवज्जो भी वो ले रहे हैं। आज़ाद मीडिया वाले भी हमेशा पूछते हैं मौलाना क्या कर रहे हैं, मौलाना क्या कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने कभी पूछा नहीं था मुझसे कि मौलाना के बारे में कुछ बता दें, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि मौलाना जो है एक बड़ी भरपूर किस्म की सियासत कर रहे हैं और मीडिया की खबरों में भी हैं, अवाम के बहस में भी हैं और सारी सियासी जमातें भी उनके दर पे जा रही हैं। देखिए, तरमीम कब आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हतमी तौर पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी हुकूमत के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं वो हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि अगले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक जो है, किसी न किसी शक्ल में पार्लियामेंट के सामने उसको लाया जा सकता है, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने लाया जा सकता है, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी और फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में 6 से 9 अक्टूबर के दरमियान, ये कह रहे हैं हुकूमती शख्सियात ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रही हैं कि जी हमारा नाम ना लीजिएगा, लेकिन इस दौरान हमने ये पास करवानी है। अगर उस दौरान वो पास होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो बैरूनी सफ़र के हवाले से खबरें आ रही हैं वो भी इसी तरह आ रही हैं कि शायद उन्होंने अक्टूबर के हफ्ते में या पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में जाना है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि अगर नंबर्स पूरे हों तो मियां साहब उसमें वोट ना डालें और वैसे ही चले जाएं। अगर नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो मियां साहब हो सकता है उसके अंदर वोट भी डालें, लेकिन मियां साहब इस तरमीम के हवाले से कंप्लीटली ऑन बोर्ड है, कंप्लीटली ऑन बोर्ड है। और पिछली दफा भी मियां साहब ने इस चीज के ऊपर नाराजगी का इजहार किया कि आप लोगों ने जिस तरीके से इसको मैनेज किया, नंबर्स पूरे नहीं हुए। ऑल्दो के कुछ सहाफियों ने कहा कि मियां साहब इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, लेकिन हुकूमती शख्सियात जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने खुद बताया कि जी मियां साहब की मर्जी के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि नून लीग कुछ करे। तो मियां साहब इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, उनकी ख्वाहिश है कि इस तरमीम को पास करवाया जाए, लेकिन इस तरमीम को जो लीड कर रहा है वो मियां साहब से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही है। आसिफ अली जरदारी इसको लीड कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें वो जो पीएचडी कहा जाता है सियासत के आसिफ जरदारी को, तो वो आसिफ जरदारी साहब इस वक्त वन मैन थिंक टैंक बने हुए हैं। वो बहुत सारे दोस्तों को मशवरे भी दे रहे हैं, उनके मशवरों से चीजें जिस नहज पे पहुंची हैं वो भी हमारे सामने है। वो पीपल्स पार्टी जो पूरे मुल्क की पार्टी थी अब अंदरूने सिंध के चंद अजला की पार्टी बन के रह गई है। तो वो जिनको मशवरे दे रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए और कि वो उनके मशवरों पे अमल करें या ना करें। लेकिन बिलावल को कंप्लीट टास्क आसिफ जरदारी साहब ने दिया हुआ है कि जनाब हर हालत में हमने ये आईनी तरमीम पास करवानी है, और इसी वजह से मौलाना से भी सबसे पहले जरदारी जाके मिले, फिर बिलावल भी बार बार मिले हैं। तो मियां साहब से ज्यादा अगर इसमें किसी का किरदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का है। हाँ जी बिल्कुल, अगर इस असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि कोई तरमीम आ रही है और वो ये भी कहते हैं कि जाली असेंबली है, ये वही स्टांस है जो मौलाना का स्टांस भी है, ये वही स्टांस है जो जावेद लतीफ साहब का भी स्टांस है। उस दिन मुझसे बात करते हुए जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मौजूदा असेंबली और हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत आई है, इसको लाया गया है। तो भाई अरेंजमेंट के तहत आने वाली एक असेंबली से कैसे आप कानून पास करवा सकते हैं? तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की आईनी तरमीम इस वक्त नहीं चाहती, वो मामलात को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनका जो हदफ मुझे नजर आ रहा है वो 25 अक्टूबर की तारीख है। इस वक्त इस निज़ाम को अगर कहीं से कोई सहारा मिला हुआ है रियल मानू में तो वो अदालत की तरफ से है, और वो ये चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि इसमें कोई ताखीर हो, काजी फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो जाए और काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिले। आज भी जो वकला का एहतजाज हुआ, आपने सलमान अकरम राजा साहब का भी जिक्र किया कि वो मिल के कामरान मुर्तजा साहब से कोई तरमीम का मसवदा तैयार करना चाहते हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये एक स्याह तरमीम के जरिए एक स्याह अदालत लाना चाहते हैं और जिसका सरबराह वो काजी फाइज ईसा को बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की तरमीम करेंगे। उनकी ख्वाहिश इस वक्त यही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको इस सिस्टम से बाहर किया जाए और उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है उस वक्त तक इस मसले को प्रोलॉन्ग किया जाए। देखिए, पिंडी में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त हुकूमत उनको गैदर नहीं होने देगी, और पिंडी के हवाले से बहुत सारे दीगर दोस्तों ने भी हमें बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पे जलसा ना किया जाए, और इस तरह की खबरें आती रहीं कि वो जलसे की इजाज़त शायद रवात के पास जो है उधर दें कि आप वहाँ पे जलसा करें। तो इस वजह से उस जलसे को तो उन्होंने कहा कि आप ना करें। फिर इसके ऊपर रिसोर्सेज भी लगती हैं, पार्टी पूरी को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो ये अब वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और वो जो लाहौर वाला जलसा है उसको हर हालत में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो जो लाहौर
لاہور वाला जलसा है उसके ऊपर अब उनकी ज्यादा तवज्जो होगी। और तहरीक इंसाफ भी इस वक्त आपको पता है कि वो दिन ब दिन उनके फैसले तब्दील होते हैं। अभी सेक्रेटरी इत्तलात को भी उन्होंने तब्दील कर दिया। रऊफ हसन साहब ये कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करेंगे, हमारी यही पॉलिसी है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जी शायद उनको कोई गलत फहमी हुई है, हम कतन अब किसी तरह भी तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, हम जो अपनी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो वो जलसों के ऊपर अपनी तवज्जो देंगे जो जलसा उनका लाहौर में है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का जो मेन वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो इस आईनी तरमीम को रोकना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिले और वो जो नई आईनी अदालत बननी है वो अदालत किसी तरीके से उसका क़याम को रोका जाए। देखिए, बेसिक एहतजाज तो इमरान खान साहब की रिहाई का है ना। इमरान खान साहब को जेल में आज 1 साल हो गया है, 1 साल 365 दिन हो गए इमरान खान साहब को। इन 365 दिनों में वैसे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुए, इमरान खान एक दफ़ा भी किसी अदालत में पेश नहीं हुए, इमरान खान एक दफ़ा भी किसी कैमरे के सामने नहीं आए। इमरान खान साहब की जो वीडियो भी लीक हुई वो भी जो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, वो उनकी एक तस्वीर लीक हुई और उस तस्वीर के लीक होने के ऊपर ये निज़ाम पूरा काम किया कि ये आखिर क्या हुआ है। तो इमरान खान साहब को असल रिहा करवाना ही मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये एक ऐसे लीडर के बाहर आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसकी इतनी ज़्यादा अवामी सपोर्ट है, कि जो जेल के अंदर है, जिसका नाम मीडिया पे नहीं चलता, जिसका नाम लिखा नहीं जाता, तस्वीर नहीं दिखाई जाती। और 1 साल से जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनकी जितनी भी पेशियां हुई हैं तकरीबन 1000 घंटे उन्होंने अदालतों में गुजारे, लेकिन इंटरेस्टिंगली 1 घंटा भी किसी अदालत में, वो 1 मिनट भी किसी अदालत में पेश नहीं हुए, वो सारी अदालतें जेल गई, जेल के अंदर लगी। तो ये हमने किसी जमहूरी दौर में नहीं देखा। तो असल तो उनका वो है, लेकिन इमरान खान की रिहाई में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो इस वक्त जो काजी फाइज ईसा साहब का स्टांस है बहुत सारे आईनी मामलों के ऊपर, जो बहुत सारे दीगर मामला आते हैं इंसानी हकूक के हवाले से, 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुआ उसमें जिस किस्म के हालात का सामने रहा, फिर और भी उनकी बहुत सारी जो हालिया दिनों में रिमार्क्स आते रहे, जजमेंट आई, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस वक्त इस निज़ाम का जो गारंटर है वो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके ऊपर ये निज़ाम खड़ा है। तो पहले उनकी जो रिटायरमेंट है उसको किसी तरीके से अचीव करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला गोल है। देखिए, जो अभी मंसूर अली शाह साहब ने खत भी लिखा था, फिर काजी फाइज ईसा साहब के खत, उस खत का जवाब भी आ गया। हालिया तारीख में तो हमने तो पहली दफ़ा जजेस की जब खतो खताबत का हमें पता चला जब काजी साहब लिखते थे, उससे पहले आई डोंट नो, शायद आज़ाद वाले को आप लोगों की नज़र से अगर कोई गुजरा हुआ तो ज़रूर बताइएगा। हमने कभी नहीं देखा था कि जजेस खतो खताबत कर रहे हो। ये रवायत काजी साहब ने ही डाली, उससे पहले अगर कोई हुआ है तो वो इस तरह पब्लिक नहीं हुआ होगा, फिर वो मीडिया में भी लीक हो जाता था। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था तो लोग पूछ रहे थे कि काजी साहब क्या पता जवाब दें। तो जितनी प्रैक्टिस है काजी साहब की खत लिखने की तो उन्होंने तो जवाब देना था। उन्होंने मुनीब अख्तर साहब के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए, लेकिन जो किरदार है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, जो दीगर बहुत सारे मामलात में जो फैसला आया 8 जजेस का आपने जिक्र किया, वो बड़ा उन्होंने तफसीली फैसला दे दिया। अब उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, अदालत को फ्रस्ट्रेट करने के लिए पहले भी उन्होंने वजाहत मांगी, अब वो दोबारा वजाहत मांग रहे हैं। मतलब कि मुझे तो अब फिक्र है, जेन्युइनली फिक्र है कि ये कितने नाअहल हैं हमारे इलेक्शन कमीशन वाले कि ना ये इलेक्शन सही करवा सके। कोई भी जमात ये नहीं कहती कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ठीक हुए हैं। आपके नून लीग के दोस्त कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, JUIF के ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी गिले शिकवे करते हैं, ANP वाले भी कर रहे हैं, PTI वाले भी कर रहे हैं। और उससे आगे आप इनकी नाअहली देखें कि ये कैसे लोग हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं समझ आ रहा। ये क्या यूगोस्लाविया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है भाई, आपको समझ नहीं आ रहा? इससे आप इनकी नालायकी का अंदाजा लगाएं कि इनकी कोई लीगल टीम भी होगी जो बार बार सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि हमें आपका फैसला समझ नहीं आ रहा। इनको भले के निशान वाला फैसला समझ आ गया, फौरन इन्होंने अमल दरामद किया। बाद में काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इन्होंने तो गलत इंटरप्रिटेशन कर दी है। वो उस वक्त पूछ रहे नहीं कि भाई हमें बताएं, तो उसके ऊपर तो फौरन अमल दरामद हो गया। जहां तक इन जजेस का किरदार है, आप देख लें कि बड़ा नपा तोला सा है। उन्होंने कोई लोग कह रहे थे कि जी ये सदारती इलेक्शन को उड़ा देंगे, सेनेट के इलेक्शन को उड़ा देंगे, वो कहीं पे भी नहीं गए। वो जो उससे रिलेटेड चीजें उस अपने किरदार के अंदर वो महदूद रहे। तो मेरे ख्याल में तो उनका तो वही किरदार रहेगा। बाकी अगर फैसलों के ऊपर हुकूमत ने कह दिया कि हमने अमल दरामद नहीं करना, तो अदलिया के पास कोई वो तो लाठी तो होती नहीं है। लेकिन अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर इस मुल्क में निज़ाम को इस तरह चलाना तो फिर वो नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं।